नमस्कार, चैनल पर सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। आज के वीडियो में जैसा कि आपको पता चल ही गया होगा कि किस टॉपिक पे बात होने वाली है। तो आज के वीडियो में महादेवी वर्मा जी द्वारा लिखा गया जो निबंध है, स्त्री के अर्थ स्वातंत्र्य का प्रश्न, यानी कि ये जो निबंध है इसके सारांश पर या फिर कह लीजिए इसकी समीक्षा पर बात करेंगे, या फिर यूँ भी कह सकते हैं आप कि इस निबंध की समीक्षा कीजिए। जो उसका उत्तर बनेगा वो आपको इस वीडियो में बहुत ही विस्तार से अच्छे से एक्सप्लेनेशन के साथ में बताया जाएगा, और ये नोट्स भी आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, तो आप बेफिक्र रहें, आपको अच्छे खासे नोट्स यहाँ से मिलने वाले हैं। तो यहाँ पे मैंने कुछ 4 पॉइंटर्स लिखे हैं, इनके थ्रू पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं इसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन। तो जो ये निबंध है महादेवी वर्मा जी द्वारा लिखा गया है, जिनका समय काल है 1907 से 1987, यानी कि इन्होंने महादेवी वर्मा ने स्वतंत्रता पूर्व यानी स्वतंत्रता से पहले भारत की क्या स्थिति थी, भारत में महिलाओं की क्या स्थिति थी, अन्य व्यक्तियों की क्या स्थिति थी, यानी आम जनमानस की क्या स्थिति रही थी वो भी देखा, और स्वतंत्रता के पश्चात भारत में क्या स्थिति बनी, मोहभंग की स्थिति हुई या फिर जो जो स्थितियां रहीं वो सब इन्होंने देखा, यानी ये उन सब स्थितियों की साक्षी रही, और वही लेखन कार्य में इनके कहीं ना कहीं झलकता है जो इन्होंने अपने समक्ष यथार्थ रूप से घटते हुए देखा। श्रृंखला की कड़ियाँ दूसरा पॉइंट मैंने डाला है, क्योंकि ये जो निबंध है श्रृंखला की कड़ियाँ स्त्री के अधिकारों पर आधारित या फिर कह लीजिए स्त्री अस्मिता पर आधारित एक निबंध संग्रह है महादेवी वर्मा जी का। ये पूरी पुस्तक है जिसमें स्त्री के अर्थ स्वातंत्र्य का प्रश्न शीर्षक से निबंध सन 1935 में छपा था या प्रकाशित हुआ था। तो ये चीज़ आपकी क्लियर हो जानी चाहिए कि ये निबंध कहाँ से संकलित है, क्योंकि जब आप इसकी व्याख्या करेंगे तो आपको संदर्भ में ये चीज़ बतानी होगी। ये जो है निबंध विचार प्रधान निबंध है, ये भी मैंने यहाँ पर लिख दिया है। आगे बात करेंगे इस पर विस्तार से, और ये स्त्री अस्मिता से जुड़े गंभीर विषयों पर चिंतन मनन करते हुए नजर आती हैं इस निबंध के माध्यम से महादेवी वर्मा जी। अब महादेवी वर्मा जी जो हैं छायावाद के 4 प्रमुख आधार स्तंभ हैं, प्रसाद पंत निराला, और चौथी हैं महादेवी वर्मा जी, जिन्हें आधुनिक युग की मीरा भी कहा जाता है। तो ये चीज़ें जो हैं आपको पता होनी चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं, महादेवी वर्मा जी की कुछ अन्य महत्वपूर्ण रचनाओं को देख लेते हैं जो कि आपको याद रखनी चाहिए। तो महादेवी वर्मा जी की अन्य रचनाएं जो कि मैंने यहाँ पर हाईलाइट कर दी हैं, तो आप इनको पढ़ लीजिएगा, ये हाईलाइटेड रचनाएं। और हम आगे बढ़ते हैं। आगे बात करें तो इस निबंध पर आ जाते हैं। इस निबंध में लेखिका महादेवी वर्मा ने पितृसत्ता की ताकत को, यानी पैट्रियार्की, जो पितृसत्ता पूरे समाज में व्याप्त है, यानी एक तरीके से कह लीजिए पिता के बाद पुत्र ही और पुत्र के बाद उनका पुत्र ही घर को चलाएगा या फिर समाज में उत्तराधिकारी होगा, ऐसा आप समझ सकते हैं। तो अब आप जाहिर सी बात है, ये जब आप निबंध पढ़ेंगे तो उसका पहला पैराग्राफ ही है आर्थिक शक्ति पर आधारित, यानी जिसके पास अर्थ है, यानी जो आर्थिक रूप से मजबूत है। जाहिर सी बात है, स्वाभाविक भी है कि जिसके पास आज के समय में धन है, या फिर कह लीजिए पहले भी जो अमीर था वही एक तरीके से सत्ता पर राज करता है, यानी वही जो है जो धन संपन्न है उसी के पास कहीं ना कहीं शक्तियाँ अधिक हैं, या फिर शक्तियों का जो केंद्रीकरण होता है, शक्तियाँ किसके इर्द गिर्द घूमती हैं, जिसके पास धन है, जो आर्थिक रूप से समर्थ है। ऐतिहासिक पौराणिक संदर्भों से यदि देखा जाए तो स्त्री को समाज में सुख के साधन के रूप में देखा गया है। पुरुष ने हमेशा से स्त्री के अधिकारों को अपने सुख के आधार पर देखा है। अब आप अगर किसी को सुख के साधन के रूप में देख रहे हैं, यानी कि आपने उसका वस्तुीकरण कर दिया, ऑब्जेक्टिफाई कर दिया, तो एक सामान को तो बदला जा सकता है ना। तो अब उसी दृष्टि से आप देखिए, अगर किसी की स्त्री सुख के साधन के रूप में कोई व्यक्ति स्त्री को देख रहा है तो उसे वो बदल भी सकता है। तो आप देख सकते हैं स्त्री की स्थिति किस हद तक शोचनीय है, इस पर बात करती हुई नजर आती है महादेवी वर्मा जी। समाज में स्त्री भी पुरुष की तरह बराबर ही अधिकार रखती है, किंतु केवल इसी आधार पर उस विषमता को नहीं मिटाया जा सकता है जो सबलता और निर्बलता के आधार पर समाज में विकसित हुई।
यह विषमता वस्तुतः आर्थिक वैषम्य के कारण उत्पन्न हुई। अब मैं आपको समझाती हूँ इस पूरे पैराग्राफ में क्या बात की गई है। तो महादेवी वर्मा जी बताती हैं कि जो एक विषमता, आर्थिक वैषम्य समाज में पनपा है, इसके पीछे मुख्य कारण ये है कि समाज द्वारा और समाज में जो रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाएंगी वो किसके द्वारा बनाएगी, पितृसत्ता ही वहाँ पर है या फिर वहाँ पर थी। तो फिर उन्होंने ही नियम कानून बनाए कि जो पुरुष है वही घर के बाहर जा सकता है कमाई के साधन ढूंढने, धन अर्जन करने। स्त्री घर के काम देखेगी और घर के काम को काम नहीं माना गया। सही मायनों में देखा जाए तो काम तो स्त्री भी कर रही है, हालांकि उसे घर के बाहर जाने की अनुमति नहीं दी गई। तो अगर दोनों लोग यानी स्त्री और पुरुष समान रूप से धन अर्जन कर रहे होते, दोनों को समान रूप से अवसर प्रदान किए गए होते, तो आर्थिक रूप से या फिर कह लीजिए धन पर दोनों लोगों का समान अधिकार होता। तो ये जो आर्थिक वैषम्य पनपा है समाज में, जिससे स्त्री की स्थिति सबसे अधिक मतलब सोचनीय हो गई है, वो नहीं होता। आगे बढ़े तो अगले पैराग्राफ पर आते हैं। पुरुष से अलग स्त्री की स्थिति को समाज ने कभी स्वीकार ही नहीं किया। यानी स्त्री है तो वो सिर्फ पुरुष की अर्धांगिनी के रूप में है, पुरुष से ही उसका अस्तित्व है, पुरुष के बिना वो शून्य यानी उसका कोई अस्तित्व ही नहीं माना समाज ने। इसके अनेक उदाहरण भारतीय इतिहास में देखे जा सकते हैं। पिता की संपत्ति से कन्या को वंचित करना वस्तुतः समाज में उसकी स्थिति के गिरने का सबसे बड़ा कारण सिद्ध हुआ है। ये एज इट इज़ लाइन महादेवी वर्मा ने अपने निबंध में रेखांकित की है। स्त्री बाल्यावस्था में पिता, यौवन काल में दाम्पत्य जीवन में प्रवेश करके पति और वृद्धावस्था में पुत्र के अधीन रहने के लिए अभिशप्त रही। अब आप देख सकते हैं, और ये सब क्यों हुआ? धन पर स्त्री का अधिकार न होने के कारण। जाहिर सी बात है कि अगर आजकल आपको अपना खर्चा पानी चलाना है, आत्मनिर्भर होना आज सीधा सीधा आप कह सकते हैं धन अर्जन पर आधारित करता है। अगर आपके पास धन है तो आप आत्मनिर्भर हैं, क्योंकि आपको 2 जून की रोटी के लिए भी आपके पास धन होना आवश्यक है, नहीं तो आप जो है भूखे ही मर जाएंगे या भूखे ही रह जाएंगे। तो स्त्री की स्थिति ये इसीलिए हुई क्योंकि धन पर कभी उसको अधिकार नहीं दिया गया, उसे मातृत्व के रूप में स्वीकार करते हुए देवी का दर्जा दिया गया, लेकिन आर्थिक रूप से कभी उसे किसी भी तरीके से धन पर अधिकार समाज द्वारा नहीं दिया गया। वो सदैव से ही जब पुत्री थी तो पिता पर आश्रित, जब उसका विवाह हुआ दाम्पत्य जीवन में पहुंची तो पति पर आश्रित, और वृद्धावस्था में अपने पुत्र पर आश्रित पाई गई धन वैषम्य या फिर कह लीजिए आर्थिक वैषम्य के कारण। प्राचीन समाज का उद्देश्य मुख्यतः विस्तार का भाव था, यानी कि विस्तार करना, फैलाव। अतः संतान उत्पत्ति पर विशेष ध्यान दिया गया, जिस कारण स्त्री के मातृत्व रूप को विशेष गौरव प्रदान किया गया, किंतु अन्य अधिकारों से समाज में स्त्री को वंचित ही रखा गया। पुरुष की संगिनी होकर ही वह समाज के लिए उपयोगी मानी गई। उसका अगर साथ छूटेगा, पुरुष का साथ छूटेगा तो वो शून्यतम स्तर पर पहुंच जाएगी, यानी उसका कोई अस्तित्व नहीं रह जाएगा। यह धारणा इतनी पुरानी है कि इसके अनौचित्य पर भी कभी सवाल खड़ा नहीं किया गया। आगे बढ़े तो वस्तुतः स्त्री की स्थिति को समाज के विकास का मानदंड माना जा सकता है। ये बात महादेवी वर्मा जी कहती हैं कि अगर आपको समाज का विकास देखना है कि समाज अभी तक कितना विकसित हो गया है वैचारिक रूप से, तो आप स्त्री की स्थिति देख लीजिए। अब स्त्री की स्थिति अगर नहीं बदली है प्राचीन काल से लेकर आज तक, हालांकि कई चीज़ें बदली हुई हैं, लेकिन जो चीज़ें नहीं बदल पाई तो वो जो है समाज के विकास को ही रेखांकित करती हैं कि समाज अभी तक वैचारिक रूप से कितना विकसित हुआ है या कितना नहीं हुआ है। बराबर समाज में स्त्री पर पुरुष उसी तरह अधिकार रखता है जिस तरह अन्य वस्तुओं पर, मैंने भी बताया ऑब्जेक्टिफाई। तो अगर आप किसी को सामान की श्रेणी में रख रहे हैं, सामान के स्तर पर रख रहे हैं, तो सामान को तो रिप्लेस भी किया जा सकता है। आगे बढ़े तो भारतीय समाज में इन दोनों ही स्थितियों का विचित्र मिश्रण है। समाज में स्त्री को आर्थिक दृष्टि से पुरुष पर इतना निर्भर कर दिया गया है कि पुरुष के प्रति स्त्री का प्रेम, त्याग, समर्पण एवं एक कारागृह जैसी व्यवस्था में तब्दील होने लगता है। यानी स्त्री की स्थिति इस कारण कैसी हो गई है, एक कारागृह में रहने वाले कैदी की तरह, जहाँ वो काम तो कर रही है अपने मतलब ससुराल में, लेकिन उसके काम को काम नहीं माना जा रहा है। आर्थिक परवशता यानी किसी पर
आधार निर्भर होना। आर्थिक परवशता स्त्री के लिए अभिशाप सिद्ध हुई है। निरंतर आर्थिक परवशता के कारण स्त्री का सामाजिक महत्व व अधिकार भी समाप्त होता चला है। मैं आपको ये पैरा बता दूं क्योंकि ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। आपने जब निबंध पढ़ा होगा तो उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता रही हूँ, या नहीं पढ़ा है तो आप एक बार ज़रूर पढ़िएगा ताकि आपकी चीज़ें जो हैं, फैक्ट्स जो हैं, तथ्य बहुत ही क्लैरिटी के साथ में आपको समझ आ जाएं। तो महादेवी वर्मा जी बताती हैं कि, और ये आप भी समझिए कि जैसे अगर किसी व्यक्ति को एक लंबे समय तक कैदी बनाकर रखा जाए तो उसकी जो इच्छाएं हैं, उसके अंदर जो उल्लास का भाव है, खुशी का भाव है, या कोई आशा की किरण है, वो मर जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप ऐसे समझिए, एक घोड़े को जब मतलब शुरू, ये बहुत मतलब रियल स्टोरी टाइप की ही है, या फिर कह लीजिए कि ये वास्तविकता ही है। जब किसी घोड़े को शुरुआती दौर में लाया जाता है, या फिर कह लीजिए जब घोड़ा छोटा होता है तो उसे खूंटे से बांध कर रखा जाता है, लेकिन एक समय के बाद में वो खूंटे से नहीं बांधा जाता है, क्योंकि तब तक उस घोड़े के दिमाग में ये चीज़ बैठ चुकी होती है कि अब वो भाग नहीं सकता, यानी आज़ाद नहीं हो सकता है। तो उसे हमेशा अब ये चीज़ ही महसूस होती रहती कि उसका तो आज भी गला खूंटे से बंधा हुआ है, यानी वो भाग नहीं सकता आज़ाद होने के पश्चात भी। तो वही स्थिति आप देख सकते हैं, स्थिति की है, स्त्री की है कि उसको आर्थिक परवशता के कारण उसकी स्थिति, स्त्री की स्थिति ऐसे कैदी की तरह हो गई है जिसके अंदर सारी तरह से उसका जो स्वावलंबन है, आत्मनिर्भरता का भाव है, वो सब कुछ समाप्त होने की कगार पर आ गया है। तो अगर एक लंबे समय तक आप कैदी के रूप में रहते हैं, कारागार में रहते हैं, तो आपके भीतर की जो इच्छाएं हैं, सकारात्मक भाव है, वो कहीं ना कहीं समाप्त हो जाता है। तो वही यहाँ पर स्त्री के साथ हुआ है, जो कि लंबे समय तक दासत्व की जिंदगी जीती हुई आ रही है। आधुनिक युग में पूर्ण आर्थिक स्वतंत्रता को महादेवी वर्मा स्त्री की अधिकार चेतना का महत्वपूर्ण तत्व मानती हैं। यह उसके लिए सामाजिक प्राणी होने के लिए अनिवार्य स्थिति है। अब वह अपने आंसुओं से धुले हुए आदर्शों से ही संतोष नहीं कर सकती। निबंध के अंत में महादेवी वर्मा जी समाज को आगाह करती हैं, चेतावनी देती हैं कि यदि समाज ने, ये अंतिम पैराग्राफ है, आप जाके एक बार ज़रूर पढ़िएगा, कि यदि समाज ने स्त्री के अधिकारों पर चिंतन मनन नहीं किया, उसके अधिकारों पर, या कह लीजिए समाज द्वारा जो गाइडलाइंस बनाई गई हैं, जिनमें पुरुष को ही सारे तरीके से स्वतंत्रता प्राप्त है और उसे ही अर्थ पर जो है आर्थिक रूप से घर चलाना या फिर धन पर उसका ही अधिकार है, वो चीज़ अगर दोबारा सोचकर वो रूल्स दोबारा नहीं बनाए गए, नियम नहीं बदले गए, तो स्त्री जो है वो कहीं ना कहीं दिशाहीन आंधी के रूप में, जाहिर सी बात है जब आप किसी को बहुत दबाओगे तो एक लावा उसके अंदर से फूटता है, फिर वो सोचता नहीं है कि सही क्या है गलत क्या है। तो वही स्थिति समाज के लिए भी इन फ्यूचर हो जाएगी अगर समाज द्वारा ये नियम कानून नहीं बदले गए, स्त्री के दृष्टिकोण से चीज़ों को नहीं देखा गया, नहीं सोचा गया, तो कहीं ना कहीं अपने अधिकारों के लिए स्त्री लड़ेगी, तब वो नहीं देखेगी सही क्या है गलत क्या है। और ये स्थिति अगर बनी तो ये ना समाज के लिए अच्छी होगी, ना किसी स्त्री के लिए है। तो इस तरह से इस निबंध को आप समझ सकते हैं। एक पैराग्राफ और महत्वपूर्ण है जो कि यहाँ पर छूट रहा है, मैं आपको बता देती हूँ, जो कि आया है, स्त्री को किस तरह से देवी का दर्जा दे दिया गया, यानी मूर्तिमान कर दिया गया। अब आप ऐसे समझिए कि अगर आप मतलब आपका जो देवघर है या फिर कह लीजिए मंदिर है घर का, उसमें आप पूजा पाठ कर रहे हैं और वही मूर्तिमान देवता उठकर खड़े हो जाएं और अपने अधिकार मांगने लगें, जिनसे आप इतनी मतलब दिन में इतनी इच्छाएं जाहिर करते हैं कि मुझे ये मिल जाए, ये हो जाए मेरे साथ, अच्छा ये हो जाए। अगर वो अपने अधिकार मांगने लगे, वो कहने लगे कि तुम मेरे स्थान में क्या कर रहे हो, मेरा स्थान खाली करो, मुझे मेरे भी अधिकार चाहिए, मेरी भी कुछ इच्छाएं हैं, तो जाहिर सी बात है वो आपको स्वीकार्य नहीं होगा। आपको, यानी कि यहाँ बात हो रही है समाज की, वो बातें समाज को, पितृसत्तात्मक समाज को स्वीकार्य नहीं होंगी। तो स्त्री को देवी का दर्जा तो दे दिया, लेकिन उसे मानव का दर्जा देना भूल गया ये समाज। इस बारे में भी बात करती हैं महादेवी वर्मा जी। ये बात आप जब आप निबंध पढ़ेंगे तो आपको ये पैराग्राफ देखने को मिलेगा। तो मैंने ये आपको एक्सप्लेन कर दिया है। अब इसके कुछ विशेषताओं पर बात कर लेते हैं। इसकी शैली कैसी है, इसकी भाषा कैसी है,
और इसका भावात्मक पक्ष क्या है। तो इस निबंध में महादेवी वर्मा ने स्त्री की आर्थिक स्वतंत्रता और स्वावलंबन के महत्व को रेखांकित किया है। और क्रमवार तरीके से आपने ये चीज़ नोटिस की होगी, जब आप निबंध पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कैसे आदिम युग से शुरू करती हैं स्त्री की स्थिति, वैदिक काल पे आती हैं और फिर धीरे धीरे आधुनिक स्त्री की भी बात करती हुई नजर आती है महादेवी वर्मा जी। तो विषय के अनुरूप संस्कृत निष्ठ परिष्कृत भाषा का प्रयोग किया गया है, जिससे वैचारिक तर्कशीलता और अधिक प्रभावशाली हो गई है। शैली वर्णनात्मक विश्लेषणात्मक है, जिसकी वजह से संप्रेषणीयता आ गई है और विवेचनात्मकता भी है शैली में, और समीक्षात्मकता भी है, यानी समीक्षा करते हुए चलती हैं वर्मा। और स्त्री अधिकारों को एक नए आयाम से देखने और उस पर चिंतन और विचार करने को पाठक को कहती हैं महादेवी वर्मा जी। तो ये तो हुआ आपका स्त्री के अर्थ स्वातंत्र्य के प्रश्न। निबंध काफ़ी महत्वपूर्ण है, श्रृंखला की कड़ियाँ निबंध संग्रह में संकलित है। आई होप आपको चीज़ों को लेकर कुछ ना कुछ क्लैरिटी ज़रूर आ गई होगी। अब जाकर आप एक बार निबंध ज़रूर पढ़िए, ताकि आपके जो सारे फैक्ट्स हैं आपके दिमाग में बैठ जाएं और चीज़ें आपको और भी बेहतर तरीके से समझ आ जाएं। तो वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। चैनल से ज़रूर जुड़ें, क्योंकि आपके सिलेबस से रिलेटेड इन्फॉर्मेटिव वीडियोस इस चैनल पर समय समय पर मैं डालती रहती हूँ, अपलोड करती रहती हूँ। तो चैनल से ज़रूर जुड़ें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ में वीडियोज़ को शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।